हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। इनमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो कि स्टेबल नहीं है। पहला SiF6। बेटा कार्बन फैमिली का एलिमेंट है सिलिकॉन, और सिलिकॉन में d ऑर्बिटल वेकेंट है, और फ्लोरीन साइज में काफी छोटा है, इसलिए 6 फ्लोरीन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है GeCl6। क्लोरीन का साइज बढ़ा तो जर्मेनियम का भी साइज बढ़ गया। जर्मेनियम का साइज बढ़ गया तो जर्मेनियम के चारों तरफ, क्योंकि इसका साइज बढ़ चुका है, इसलिए 6 क्लोरीन आराम से आ जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और d ऑर्बिटल वेकेंट। SnOH6 सेम वही कॉन्सेप्ट, d ऑर्बिटल वेकेंट है, इसीलिए SnOH के साथ होल 6 पॉसिबल है, 2 नेगेटिव बिल्कुल पॉसिबल है। ये देखो SiCl6 2 नेगेटिव। बेटा सिलिकॉन में d ऑर्बिटल तो अवेलेबल है, लेकिन यहां पर जो था वो फ्लोरीन काफी छोटे साइज का था, तो 6 फ्लोरीन सराउंड कर गए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है। क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है, तो 6 क्लोरीन छोटे से सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन उतना भी बड़ा नहीं, कार्बन के जस्ट नीचे ही तो आ रहा है, तो उसके चारों तरफ ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए 6 क्लोरीन एक्मोडेट नहीं कर सकते। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट स्टेबल। जी हाँ, दिस स्पीसीज, ये ऑप्शन नंबर 4 है, एंड द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट ए स्टेबल स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, E0 सेल दिया गया 0.59, तो लिख लेते हैं भैया, E0 सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मामला। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या निकालना है, के इक्विलिब्रिया निकालना है, फॉर द सेल रिएक्शन, उस सेल रिएक्शन के निकालो जिसके लिए n की वैल्यू दी गई है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, n की वैल्यू है 1। समझ में आता है? 4 ऑप्शन दिए गए, कह रहा क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n log Q। यही तो होता है, Q is the reaction quotient. If Q is equal to Kc, तो E cell will be 0। अगर इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो E cell 0, यहां लगा दो बेटा, तो वैल्यू आ गई E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई 1 log Kc। E0 सेल कितना है 0.59, तो 0.59 इसको इधर ले आओ अपॉन 0.059, बोलो भैया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log Kc। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेटा एक जीरो यहां बढ़ा लो और इसको मिटा दो, तो यहां आ जाएगा log Kc बराबर 10। बोलो भैया, if the log Kc is equal to 10, what will the value of Kc? Kc is equal to 10 to the power 10। समझ में आया? सिंपल सी कैलकुलेशन है। log Kc is equal to 10, तो what is the value of Kc? Kc is equal to 10 to the power minus 10। वेल, आंसर दिया गया 1.0 into 10 to the power 2, 1.0 10 to the power 5, 1.0 10 to the power 10, 1.0 10 to the power 30। आंसर क्या हो जाएगा, 1.0 into 10 to the power। ये आंसर हो जाएगा। बेटा पॉज करो और इसको लिखो। देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, 37 तक पिछले में हो गया था। 38,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड? तीन तरीके के सब्सटेंसेस हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। अगर आप लोगों ने एल्कलाइन अर्थ मेटल की अच्छी स्टडी कर रखी है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? Be, Mg, Ca, Sr, Bar। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? जो एसिड से भी रिएक्ट करे और जो बेस से भी रिएक्ट करे उस नेचर को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। सबको मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है। तो बेरिलियम में क्या है बताते हैं, देखिए। अगर मैं BeOH होल ट्वाइस की HCl मतलब एसिड से रिएक्शन कराऊं, 2 मोल HCl यूज होंगे, बन जाएगा BCl2 प्लस 2H2। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, मतलब BeOH होल ट्वाइस यहां बेस का काम कर रहा है और HCl एसिड है। BeOH होल ट्वाइस की NaOH से रिएक्शन कराइए बेटे, 2 मोल NaOH यूज होंगे। क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पढ़ा होगा आपने, Na2BeOH होल 4 टेट्राहाइड्रोक्सी बेरिलेट, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पर ये बेस है तो ये किसका काम कर रहा है? एसिड का। जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सके, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सके, उसे एम्फोटेरिक कहा जाता। आंसर क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, द आंसर इज फोर्थ। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। सिर्फ ये पहला वाला जो बेरिलियम है आपका इस पूरे में एल्कलाइन अर्थ मेटल में यही एम्फोटेरिक होता है, बाद बाकी सारे बेसिक। सारे हाइड्रोक्साइड्स, all hydroxides of alkaline earth metals are basic and beryllium hydroxide is amphoteric। ये रिएक्शन लिख लो, अगला क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए। लिखा है गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार प्रेशर हैज मोलर वॉल्यूम। एक गैस है जिसकी मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर, मतलब मोलर वॉल्यूम कम है। किससे कम है? Than that for an ideal gas, आइडियल गैस से कम। A very good question related to your gas laws, compressibility factor, ideal gas equation, सब मिलाया गैस में। देखिएगा, under the same conditions the correct option about the gas and its compressibility factor Z। तो जब हम लोग गैस लॉज पढ़ने के बाद जब आइडियल गैस इक्वेशंस निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जो है KTG पढ़ते हैं, काइनेटिक गैस थ्योरी। और काइनेटिक गैस थ्योरी में हम लोग ये बताते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैसेस, वन इज आइडियल गैस, इट इज इमेजिनरी, एंड द अदर इज रियल गैस। तो कौन कौन सी 2 टाइप बताते हैं? एक रियल गैस बताते हैं और एक आइडियल गैस बताते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूं बेटा, समझाता हूं। देखिए, गैस स्टेट की जानकारी अच्छी होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन बढ़िया है। व्हाट इज द जेड? जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और वॉल्यूम के रेशियो में कहते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल। मैंने कहा था कि कहीं गलती मत कर देना, उल्टा मत लिख देना, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक जादू बताया था। क्या बताया था? पहले राम फिर मैं, तो आर से राम और आई से मैं, पहले राम फिर में, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी रियल अपॉन वी आइडियल। क्लियर मेरी बात समझ में? कह रहा है मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर
इसका मतलब वी रियल इज स्मॉलर देन वी आइडियल। वी रियल क्या है? कम है, उसके मोलर वॉल्यूम कम है। किसी का भी गैस का वॉल्यूम कम कब होगा? कम तब होगा जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट होने लग जाएंगे। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि अट्रैक्शन फोर्सेस बिकम डोमिनेंट। समझ में आता है? और क्या कह रहा है? और कह रहा है वी रियल इज लेस देन वी आइडियल, मतलब वी आइडियल बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड की वैल्यू लेस देन 1। बेटा यही आपका आंसर है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पढ़ के देखिएगा। क्या पूछा गया था आपसे कि अबाउट द गैस बताओ और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बारे में बताओ। मैंने जेड बताया, जेड इज इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल। रियल की मोलर वॉल्यूम कम है, आइडियल की ज्यादा है, तो अगर वी आइडियल ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो जेड की वैल्यू कम हो जाएगी 1 से। अगर जेड की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और मोलर वॉल्यूम वो दे रहा है कम होती चली जा रही है, तो अगर रियल गैस की वॉल्यूम कम होती चली जा रही है तो इसका मतलब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट होते चले जा रहे हैं। याद करो केटीजी में 2 ही जो हमारे केटीजी के थ्योरम्स थे वो गलत थे, मतलब वो हर एक रियल गैस के लिए काम नहीं कर रहे थे। एक तो द अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन फोर्सेस इन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, पहली बात तो ये काम नहीं कर रहा था। और दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जोड़ा गया है। क्वेश्चन बढ़िया है, मैं कहूंगा मॉडरेट क्वेश्चन। इट इज नाइदर वेरी इजी नॉर वेरी टफ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिखिए, आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40, a compound is formed by cation C and anion A. The anions form HCP lattice and the cations occupy 75% of octahedral void. The anions form HCP lattice and cations occupy 70% of octahedral void. Cation is C and anion is A. ये मार्क कर लिया करो, आसान रहता है, थोड़ा सा गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। बेटा एचसीपी लैटिस है, इसको एज ए एफसीसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो कैटायन और एनायन, तो एनायन जो ए निगेटिव है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ बात है? एंड द कैटायन ऑक्युपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कैटायन सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? जितने कांस्टेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी प्रेजेंट है, तो 4 तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन उसके 75% में, मतलब 75/100, 3/4, 4 से 4 कट गया, सी आ गया 3। क्या वैल्यू आ गई बेटा? कैटायन पहले लिखेंगे C3A4। वेरी इजी क्वेश्चन विद सॉलिड स्टेट, समझ में आता है? ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल से जस्ट डबल। चलिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आंसर इज C3A4। 4 ऑप्शन दिए, उसमें ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच केस द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। व्हाट इज एंट्रोपी? Entropy change, entropy is S and entropy change is delta S. Delta S is S2 minus S. Entropy, what is entropy? The degree of randomness. Randomness बढ़ेगी, entropy बढ़ेगी।
लेकिन वो कह रहा है एंट्रोपी चेंज इज निगेटिव, मतलब एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, मतलब रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग। पहला वाला इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सभी को मालूम है वाटर लिक्विड होता है, इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, बहुत ज्यादा जगह में फैल जाएगा, द एंट्रोपी चेंज इज हाईली पॉजिटिव। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इफ गैस इज एक्सपेंडिंग, मान लो चलो बैलून भरी हुई है गैस, समझ बात आ गई नहीं आ गई, और हम लोगों ने क्या काम किया, वो एक्सपेंड कर रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में अगर एक्सपेंड करे तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर फट जाता है या किसी तरीके से एक्सपेंड करती है, तो गैस अगर एक्सपेंड करेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू गैस, तो सॉलिड में तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास थे, गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर थे, तो क्या हो जाएगा बेटा, हियर आल्सो द एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस 2H, these are the hydrogen atoms and these are forming the hydrogen molecule. When the atoms are forming the molecule, they must unite each other. इसका मतलब they are approaching each other, they will come close to each other. तो क्या हो जाएगा बेटे, इस केस में एंट्रोपी चेंज हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्या आपको बेटा दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, समझ में आता रही। अब एक काम कीजिए बेटा, इन दोनों क्वेश्चन को आप क्या काम करो कि जो है लिख लीजिए, देख लीजिए, और मैं अगला क्वेश्चन लिख के आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। देखो बेटे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास लाइंस थी, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। लाइमन यूवी सीरीज में, बामर ये यूवी सीरीज, यूवी रेंज में आती थी लाइमन सीरीज, बामर विजिबल रेंज में, और बाद बाकी जो थी वो आईआर रेंज में थी। और इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं क्यों समझा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में एक बात है जो कि नहीं पूछी गई, लेकिन हो सकता है आगे पूछ ली जाए। बेटा हम कहते जरूर है लाइमन यूवी में, बामर विजिबल में और बाद बाकी आईआर रेंज में, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करो। आंसर तो इसका बामर सीरीज है, विजिबल रेंज में बामर सीरीज फॉल कर रही है, तो आंसर तो बामर सीरीज, बामर सीरीज, दैट इज द आंसर। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं ओनली फर्स्ट 4 लाइंस, ऐसा मत कर देना कि बामर सीरीज की सारी लाइन, नहीं, बामर सीरीज की सिर्फ फर्स्ट 4 लाइंस जो होती हैं वो फॉल करती हैं विजिबल रीजन में। ऑल्दो इसमें तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर बामर सीरीज आ जाएगी, 4 सीरीज दी गई, बामर सीरीज आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि बामर सीरीज के विजिबल रीजन में बामर सीरीज की कौन कौन सी लाइन, द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ बामर सीरीज फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ दिस। क्लियर हो रही मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते। द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। देखो वाटर में 2 हार्डनेस पाई जाती है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। बेटा टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का तो एक घर में मेथड है जो कि मम्मी लोग करती है। अगर पानी को गर्म कर दो और गर्म करके ठंडा करो तो पानी के ऊपर व्हाइट व्हाइट डिपोजिशंस कार्बोनेट्स के हो जाते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स के कारण। और टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का दूसरा मेथड क्या है, क्लार्क मेथड। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो है, आंसर तो हो जाएगा बी, क्लार्क मेथड। मेथड क्या है बता दो, CaHCO3 होल ट्वाइस को CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कराएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बन जाएगा बेटा, CaCO3 के 2 मोल ये और वाटर, ये निकल जाएगा। और यहां पर MgHCO3 का होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस, ये अगर ये है तो ये भी उससे रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा बेटा, CaCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्लस MgOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्लस वाटर। तो काल्गन प्रोसेस याद हुआ आप लोगों को? काल्गन प्रोसेस में क्या काम करते हैं हम, सॉरी क्लार्क मेथड में क्या काम करते हैं हम लोग बेटा, क्लार्क मेथड में कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे कार्बोनेट्स क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एंड द टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, काल्गन, आयन एक्सचेंज और सिंथेटिक रेजिन, ये जो मेथड्स हैं ये सारे के सारे मेथड परमानेंट हार्डनेस के लिए यूज किए जाते हैं और ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। रिएक्शन मैंने लिख दी, आप उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन उतारते हैं। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 44 एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 दोनों देखते हैं। विच वन इज मैलाकाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग? ओर्स याद करने पड़ेंगे, मेटलर्जी नाम के चैप्टर में ओर्स दिए गए हैं। जैसे ही नाम मैलाकाइट आया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉपर का ओर है। कॉपर के बारे में इन 3 में आपको दिया गया है। CuFeS2 इसका नाम है कॉपर पैराडीज, तो ये तो मैलाकाइट है। CuH होल ट्वाइस, बेटा इसमें मैलाकाइट में CuH होल ट्वाइस होता है लेकिन अकेला CuH होल ट्वाइस मैलाकाइट नहीं होता। और ये तो आयरन का ओर है, तो मैलाकाइट आयरन का तो ओर है। तो मैलाकाइट क्या होता है? पहली बात तो यह है कि मैलाकाइट में होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये मैलाकाइट। दूसरी बात इसमें एक चीज और याद रखने वाली, इट इज ऑफ ग्रीन कलर। बेटा ये भी पूछा गया, मैलाकाइट एक ग्रीन कलर कॉपर हो, तो मैलाकाइट का फॉर्मूला पूछा गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, CuCO3.CuH होल ट्वाइस। हाँ याद होगा तो ही लिख पाओगे। आगे देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। ये तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी बढ़िया ट्रिक इसके लिए लिखाई है, याद दिलाता हूं आप लोगों को, जिसमें गलत होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड में कौन से होते हैं? पहले तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। दीज आर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ही दिए गए बेटे। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। ऑप्शन में इसी को उल्टा पुल्टा करके दिया गया, लेकिन मैंने क्या बताया था, इफ R is CH3 मतलब मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, और इफ R is C2H5 और आपसे एक्वस मीडियम में पूछा जाए, गैसियस में नहीं, तो यहां पे 2 और काम करते हैं बेटा आपके, एक -I और एक स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी +I और एक स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों काम करते हैं एक्वस मीडियम में। वो तो बात बताऊंगा, पहले मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। क्या कहा था मैंने, क्या ऑर्डर होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और लास्ट में मैंने कहा था अमोनिया लिख देना बेटा। और मैंने इसको कहा था SPOT, क्या बताया था मैंने, दाग, SPOT। और अगर इथाइल है तो मैंने कहा था सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, अमोनिया। और इसको मैंने क्या कहा था, STOP। क्लास मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट देखते थे ना, दाग अच्छे हैं, मैंने कहा था नहीं, इस केस में मान लो दाग अच्छे नहीं है, उनको रोकना पड़ेगा, तो क्या हुआ, स्पॉट मस्ट बी स्टॉप्ड।
स्पॉट और स्टॉक, ये याद है। तो इस क्वेश्चन के गलत होने का कोई मतलब नहीं, आंसर ये है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। समझ में आता है? मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें दो केस काम करते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 और एक स्टेरिक हिंड्रेंस। वाटर के साथ एच बॉन्डिंग होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। तो जो सेकेंडरी है उसमें दो दो प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका बेसिक नेचर बढ़ जाता है। टर्शरी में तीन तीन तरफ से CH3 लगे हुए हैं, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके प्रोटोनेशन की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है, तो उसका बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। तो आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, सेकेंडरी क्या है? CH3 का होल ट्वाइस NH, उसके बाद प्राइमरी CH3NH2, और उसके बाद टर्शरी CH3 का होल थ्राइस। बेटा आपका नीट 2019 का पेपर आज डिस्कस हो गया, रिवीजन सीरीज का पार्ट 1। समझ में आता कि अब अगला मैं JEE मेन का रिसेंट पेपर आपसे अगली बार डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।